हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट, और आज अपने पार्ट नंबर 9 इसका करने जा रहे हैं। 8 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे और पिछले तीन तीन पार्ट हो गए हैं और आज ये फोर्थ पार्ट है जिसमें अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण में अपना जो कल का टॉपिक था वो तो था मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का। ठीक है, और आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। भाई अपने क्या प्रूव करना है कि अगर अपने को दो फ्रेम दिए हुए हों, दो फ्रेम गिवन हो, तो अगर एक में एनर्जी कंजर्व है तो दूसरे जो फ्रेम में एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इनवेरियंस रहेगा, मतलब नो चेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ एक फ्रेम में लगता है, बिल्कुल वैसे ही वो वाला लॉ है वो दूसरे फ्रेम में लगेगा। ठीक है, ये चीज अपने को प्रूव करनी है अब इसमें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, अपने है आपको दिख रहा होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो गए ये नाम पढ़ के कि सर जो बुक में है वो निश्चरता ये शब्द नहीं दिया हुआ, इनवेरियंस है जो वहां पर डायरेक्ट ही लिखा हुआ है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इनवेरियंस मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया इस कारण क्योंकि आपको समझ आ जाए क्या कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी चेंज नहीं होती, चाहे उसको एक फ्रेम से देखो चाहे दूसरे फ्रेम से देखो। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहता है हर एक फ्रेम के लिए। ठीक है, तो इस कारण इनवेरियंस शब्द मैंने इसमें जोड़ दिया, पिछला जो टॉपिक था उसमें भी जोड़ा था, क्योंकि सही जो नाम है इसका यही होना चाहिए। अब आप ऐसे मत कहना कि सर बुक में सही दिया होता है, आप बुक से ज़्यादा सही कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बुक में भी सही दिया हुआ है। ये चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाता है, इससे भी थोड़ा सा अपने को और पता लग जाता है कि इनवेरियंस का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, निश्चरता का मतलब होता है कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो अब देखो अपने बिल्कुल कल वाला एग्जाम्पल काम में ले रही हैं, हालांकि जो आपकी बुक है उसमें ये एग्जाम्पल काम में तो लिया हुआ है, डायग्राम नहीं है उसमें। मैंने आपको बताया था कल भी कि जो डायग्राम है ये मैं अपनी तरफ से बनाया है ओनली आपको समझाने के लिए। जो बुक में थ्योरी दी हुई है ना, वैसा वही क्या है यहाँ पर डायग्राम है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो अब मैं थ्योरी पूरी ना लिख के यहाँ पर वेग यानी एस एस फ्रेम में वेग, एस डैश में फ्रेम में वेग कितना है, वेलोसिटी एस और एस डैश में, मैं डायरेक्ट एनर्जी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा अपने को इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अपने अगर मान लो कि ये यहाँ पर क्या हो रही है, टक्कर हो रही है, मतलब कि कॉलिजन हो रही है यहाँ पर m1 और m2। तो इसकी वेलोसिटीज जो होती हैं वो u1 और u1 डैश होती है। ठीक है, u1 वेक्टर और u1 डैश वेक्टर, और फाइनल लास्ट वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, ये वाली यहाँ पर v1 वेक्टर और v1 डैश वेक्टर। मैं यहीं पर वेलोसिटीज लिख रहा हूँ। और इसकी जो होती है स्टार्टिंग वाली, एक फ्रेम में तो u2 वेक्टर होती है और एक में u2 डैश हो जाती है, और दूसरे फ्रेम में v2 वेक्टर होती है और v2 डैश वेक्टर। ठीक है, ये s फ्रेम है, ये s डैश फ्रेम में है। ठीक है, ये s वाली है, ये s डैश वाली है, ये आपको पता ही है, कल आपने पढ़ ही लिया था। तो अब कॉलिजन से बिफोर कॉलिजन जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होगा, ठीक है, अपने कह सकते हैं कि एस फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने पर, एस फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, by law of energy conservation in S frame, by law of energy conservation इन एस फ्रेम। तो एस फ्रेम में अब आपके दिमाग में इक्वेशन बन रही होगी, आप बनाओ इक्वेशन कि एस फ्रेम में अगर अपने क्या करें, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं m1 और m2 जो मास आपको गिवन है उसके लिए। तो देखो वो इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है हालांकि 11वीं क्लास में, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, हाफ m1 u1 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में हाफ
m2 u2 स्क्वायर, क्योंकि u1 और u2 m1 और m2 के क्या हैं, वेलोसिटीज हैं एस फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटीज। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अपने को यही कहता है कि हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। और ये चीज अपने को यहाँ पर बच्चों क्या है, ये गिवन है, गिवन अपने को ये पता है, अपने को क्या है पता है भी, ये चीज अपने को मालूम है, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है। अब अपने को लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन किस में लगाना है, प्रूव किस में करना है, सेकंड फ्रेम में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं टू प्रूव, क्या लिखूंगा, टू प्रूव, जो अपने को उस चीज प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है चीज। तो वो देखो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता कि सेकंड फ्रेम में भी क्या रहेगा, इनवेरिएंस रहेगा, मतलब कि नो चेंज रहेगा। तो m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर और इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर और प्लस में हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये चीज अपने को अब यहाँ पर क्या करनी है बच्चों, ये चीज प्रूव करनी है अपने को यहाँ पर कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है जो, वो क्या रहता है, इनवेरिएंस रहता है, मतलब ये चीज अपने को यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को निकालनी है, फाइनल इक्वेशन। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, आपको वेलोसिटी वाली इक्वेशन पता है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन आपको पता है कि अगर अपने क्या करें, वेलोसिटी जो कंजर्वेशन सॉरी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया था बाय गैलीलियन वेलोसिटी इक्वेशंस, यानी कि जो आपने वेलोसिटीज की इक्वेशन निकाली थी, कल भी आपने 4 इक्वेशन निकाली थी अगर आपकी याद हो तो, मोमेंटम कंजर्वेशन में। ठीक है, तो वो वाली इक्वेशंस क्या थी कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी थी u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया था, u1 वेक्टर और माइनस में v वेक्टर। और यहां से आपने इक्वेशन जो निकाली थी वो आई थी आपके पास, u1 वेक्टर की वैल्यू निकाली थी u1 डैश और v की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा u1 डैश वेक्टर और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर v वेक्टर आपके पास आ जाएगा। समझ आएगी इतनी बात आपको, ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली मैं लिखता हूं, मैं अब सारी इक्वेशंस दोबारा नहीं, क्योंकि आप पिछले टॉपिक में ये वाली इक्वेशंस पढ़ चुके हो। सिमिलरली अगर मैं u2 वेक्टर यहाँ पर लिखूं तो वो बन जाएगा u2 डैश और प्लस में क्या बन जाएगा, v वेक्टर बन जाएगा। v1 वेक्टर की बात करूं तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v वेक्टर। ठीक है, और v2 वेक्टर की बात करता हूं अगर मैं, तो v2 डैश वेक्टर और प्लस में क्या आ जाएगा, v वेक्टर। अब अगर आपको एक चीज नहीं पता v वेक्टर यहाँ पर क्या है, तो v वेक्टर है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ s डैश, वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, यानी s डैश के सापेक्ष सॉरी s के सापेक्ष s डैश का वेग, s डैश का वेग। ठीक है, अभी जो s डैश है वो आपका मूविंग फ्रेम है, गतिमान है, तो इस कारण उसकी जो वेलोसिटी है s के रिस्पेक्ट वो आपकी यहाँ पर v है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस को देखो मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर b, और ये वाली जो इक्वेशन है जो अपने को गिवन है इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ a। ठीक है, तो अब अपने को कुछ नहीं करना, जो b इक्वेशन से चारों वैल्यूज हैं u1 u2 v1 v2, ये वाली इक्वेशंस अपने को a में पुट करनी है। ठीक है, तो कल भी अपने ऐसे ही किया था, कल वाला थोड़ा सा सिंपल था डेरिवेशन, और आज वाला थोड़ा लेंथी हो जाएगा डेरिवेशन, क्योंकि इसमें स्क्वायर है उसमें स्क्वायर नहीं थी। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, बाय पुटिंग, हिंदी मीडियम वाले प्लीज ऐसा मत समझना कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे, क्योंकि मैं डबल डबल यहाँ पर लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपके समझ आना चाहिए। बाय पुटिंग b टू a, वैल्यूज क्या करूंगा, b टू a मैं पुट कर दूंगा। हालांकि जो आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दोबारा से इसको एडिट करके बनाता हूँ ये वाले नोट्स को। ठीक है, तो इस कारण आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भी, सर जो करवा रहे हैं तो आप एक बार समझने पर ध्यान दो भी, अपने को टॉपिक को समझना है। तो अपने देखो यहाँ पर जब करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ
थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं इसको, हाँ, हाफ m1 और u1 की जगह यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो अब आपको वेक्टर्स का स्क्वायर करना है। देखो ये देखो ऊपर देखो u1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो आप इसका डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के स्क्वायर नहीं करते, यहाँ पर क्या कर देते हो आप बार लगा देते हो और अंदर लिख देते हो u1 डैश वेक्टर और प्लस में v वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे करते हो। भी आपको अगर मान लो ऐसे कह दे कि एक वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, इसका स्क्वायर करना है, तो आप ऐसे नहीं भी ब्रैकेट लगा के इससे स्क्वायर कर दोगे, ये गलत तरीका है। सही तरीका है कि इसके दोनों तरफ मोड लगाओ और फिर इसका क्या करो, स्क्वायर करो। वेक्टर्स का स्क्वायर का सही मेथड ये है, ये वाला ब्रैकेट वाला मेथड गलत है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई यानी अपने कह सकते हैं भी तरीका होता है कि आपको उसी तरीके से उसको करना पड़ता है। तो इसको मैं मिटो देता हूं। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हाफ m2 और u2 डैश वेक्टर और प्लस में v वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m1, यहाँ पर आ जाएगा v1 डैश वेक्टर और प्लस में v वेक्टर और प्लस में हाफ m2 और यहाँ पर आ जाएगा v2 डैश वेक्टर और प्लस में v वेक्टर। सॉरी मैं फिर से मैं खुद ही ये लगाने लग गया, वही ना अपने हाथ में मतलब आज तक अपने ब्रैकेट ही लगाए हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी ऐसे बार लगा के स्क्वायर करते हैं और बार लगा के स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और ऐड की हुई है, ठीक है, वो चीज आप ऐड करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब वो चीज क्या है कि मैं यहाँ पर एक एनर्जी और लिखता हूं प्लस में Q, ठीक है, और यहां पर भी एक एनर्जी और लिखता हूं प्लस में Q। अब आप कहोगे कि सर ये Q एनर्जी क्या है? Q यहां पर जो एनर्जी है वो है अन्य रूप में उपस्थित ऊर्जा, अन्य रूप में उपस्थित ऊर्जा, एनर्जी इन अनदर फॉर्म। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज होती है? कि देखो जब भी अपने ये तो जो इक्वेशन लिखी है अपने ये वाली, अगर मैं क्यू ना लगाऊं यहाँ पर, तो ये इक्वेशन है फुल्ली इलास्टिक कॉलिजन के लिए, कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, जिसमें क्या होता है एनर्जी अदर फॉर्म में कहीं नहीं जाती है। मतलब कि जितनी दोनों पार्टिकल की एनर्जी बिफोर कॉलिजन होती है उतनी ही आफ्टर कॉलिजन होती है। टक्कर से पहले जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही टक्कर के बाद ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर क्यू इसलिए लगाया क्योंकि ये अपनी डेली लाइफ में इक्वेशन बन गई। अब ये जो यानी वास्तविक जिंदगी है, आदर्श इस समीकरण नहीं है, ये आइडियल इक्वेशन नहीं है, रियल इक्वेशन है। अब क्यू यहाँ पर क्या है, अनदर फॉर्म में एनर्जी है, कि अगर मान लो दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनकी आवाज भी तो आती है, तो वो साउंड एनर्जी होगी। अगर मान लो चिंगारियां निकलती हैं वहां से, तो वो वहां पर लाइट एनर्जी हो गई है, ठीक है, या हीट एनर्जी, गर्म हो जाती हैं अगर दोनों चीजें। तो क्यू यहाँ पर अनदर फॉर्म में एनर्जी है। ये अनदर फॉर्म में एनर्जी साउंड एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, ऊष्मा के रूप में, या फिर ये वाली एनर्जी जो है ये आपके पास जो अपने कहें प्रकाश के रूप में, मतलब लाइट की फॉर्म में ये वाली एनर्जी हो सकती है, अन्य किसी भी रूप में, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन अपनी क्या बन गई, रियल बन गई है, ना कि ओनली जो अपने थियोरेटिकल इक्वेशन है वो है, ठीक है। तो क्यू आप क्या करो साथ में लगाते चलो। तो मैं यहाँ पर ऊपर क्यू लगाना भूल गया था, अब अपने क्यू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर प्लस में क्यू लगाता जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब अपने को नेक्स्ट जो समस्या है अपने पास वो ये है कि इसको ओपन कैसे करें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की होल स्क्वायर अगर मान लो ऐसे हो आपके पास, तो इसको ओपन कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है, आपको इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली, जो बच्चे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा इसका फॉर्मूला, लेकिन फिर भी चलो आपको बता देता हूं। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ए वेक्टर और प्लस डॉट में क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब आप कहोगे कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपने ए स्क्वायर इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया है ये,
ठीक है, मैग्नीट्यूड का क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही क्यों आया है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आपको सॉल्व करके दिखाऊं, चलो रफ में सॉल्व करके दिखाई देता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका जो अपने मल्टीप्लाई करती हैं, ऐसे करती हैं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट ही है, मतलब स्केयर का मतलब डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का बी वेक्टर से कर दो, फिर ए वेक्टर का बी वेक्टर से होगा तो ए डॉट बी आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर से हो जाएगा, ठीक है। भी पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर ए का बी से, और फिर बी का ए से, चारों के हो गए ना। तो अब देखो ए डॉट ए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, अदिश राशि मिलती है, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा डॉट से, ठीक है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड प्लस, अगर आपने और इसको ज्यादा सॉल्व करना चाहें, आप कहोगे सर और ज्यादा सॉल्व, तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे ए वेक्टर का, और साथ में क्या आ जाता है, कोस और थीटा। यहाँ पर कि मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और यही दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू a, तो a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब बात आती है इन दोनों की, तो इन दोनों में a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 11वीं क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, ठीक है। क्रम विनिमय को इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर, अगर अपने चेंज कर दें तो ऑर्डर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब जैसे 2 गुणा 3 है तो 3 गुणा 2 भी क्या होगा, सेम होगा। 6 ये 6, तो यही क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में होता है कि ये अगर अपने इनका ऑर्डर चेंज कर दें फिर भी मल्टीप्लाई सेम रहता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब एक ही चीज है ये दोनों, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इनका स्क्वायर है वो समझ में आ गया होगा। तो अब अपने ऊपर वाली इक्वेशन का करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब देखो मैं ओपन कर रहा हूँ ऊपर वाले ब्रैकेट को, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो हाफ m1 और यहाँ पर आ जाएगा u1 डैश स्क्वायर और प्लस में v स्क्वायर और प्लस में u1 डैश वेक्टर और डॉट में क्या आ जाएगा v वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हाफ m2। अब आप ब्रैकेट लगा सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने स्क्वायर को ओपन कर दिया। u2 डैश स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर और प्लस में 2 u2 डैश वेक्टर और इनटू में v वेक्टर, इनके ऊपर वेक्टर रहेगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है। लेकिन जो ये स्क्वायर वाले हैं इनके ऊपर से वेक्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इज इक्वल टू, दूसरे को मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाफ, इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा और ताकि आपके समझ में आ जाए। हाफ m1, हाफ m1 और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में v1 डैश स्क्वायर और प्लस में v स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2 v1 डैश वेक्टर और इनटू में v वेक्टर, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 2 v2 डैश वेक्टर इनटू में v वेक्टर और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा q आ जाएगा। बच्चों समझ आई बात। अब अपने को क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट क्या करने होंगे, ओपन करने होंगे अपने को। तो ब्रैकेट जब अपने ओपन करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं। देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से, ये जो एरो लगा देता हूँ ना इस साइड, इससे पता लग जाता है कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर, ऊपर वाला स्टेप देखते चलो ये वाला, ठीक है, फिर आपके सारा समझ आता जाएगा। और प्लस में देखो आपसे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा m1 u1 डैश वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा डॉट में v वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर प्लस में आ जाएगा हाफ m2
u2 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v स्क्वेयर और प्लस में क्या आ जाएगा, हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा m2 u2 डैश वेक्टर डॉट में v वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, पहले डॉट प्रोडक्ट होगा फिर m2 से मल्टीप्लाई होगा और इसके इक्वल में मैं नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाफ m1 v1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m1 v स्क्वेयर प्लस में m1 यहाँ पर आ जाएगा v1 डैश वेक्टर और साथ में v वेक्टर और प्लस में हाफ m2 v2 डैश स्क्वेयर और प्लस हाफ m2 v स्क्वेयर प्लस में m2 v2 डैश वेक्टर v2 डैश वेक्टर आएगा वेक्टर और डॉट में v वेक्टर और प्लस में q आ जाएगा। समझ आया ये वाला स्टेप? अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना इसमें, तो अपने कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर मैं अलग कलर के पेन से देखो, हाफ m1 v स्क्वेयर से ये वाला, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, ये देखो इक्वल के साइन के दोनों साइड प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं ना कैंसिल आउट। अब बात आती है बाकी की। ठीक है, अब देखो जो जो चीजें अपने को चाहिए वो यहाँ पर बन रही हैं। देखो हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर बन रहा है, ये दो टर्म अलग आ रही हैं, ये वाली और ये वाली। बिल्कुल इसी तरीके से हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर और हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर ये आ रहा है और ये वाली अलग आ रही है। तो आप अलग वाली में देखो v वेक्टर कॉमन आ रहा है, v वेक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, आपके पास v कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, तो v वेक्टर आप सारों में से क्या करो कॉमन ले लो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर अपने लिखते हैं हाफ m1 u1 डैश स्क्वेयर, पहले मैं इनको लिख देता हूँ जो रिजल्ट अपने को चाहिए, m2 u2 डैश स्क्वेयर और प्लस में m1 u1 डैश वेक्टर और प्लस में m2 u2 डैश वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा डॉट में v वेक्टर आ जाएगा ना, ये चीज कॉमन आ गई ना। तो क्योंकि देखो ये वाली जो चीजें यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये देखो इसमें से कॉमन लिया है, इन दोनों में से ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से अपने कॉमन लिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में देखो एक ये वाली चीज हो गई है, ये वाला टर्म होगी और एक ये वाली टर्म होगी, इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी हो गई यहाँ पर, अब चलते हैं अपने राइट हैंड साइड पर। इज इक्वल टू वाले को मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, हाफ m1 v1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वेयर और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर m1 v1 डैश वेक्टर प्लस में m2 v2 डैश वेक्टर और डॉट में क्या आ जाएगा v वेक्टर और प्लस में q। ऊपर कर देता हूँ इसको, फिर आपको दिख जाएगा, ये देखो। ठीक है, यहां तक हो गया ना ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपने, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब एक चीज यहां पर जो ये वाली बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाली जो मैंने हाईलाइट कर दी, और राइट हैंड साइड में ये वाली, ये इक्वेशन कहीं देखी देखी लग रही है, ये इक्वेशन कहीं देखी देखी सी लग रही है। तो आपको बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का आपने कल पढ़ा था ना नियम, तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो अपने को क्या कहता है यहाँ पर कि जो m1 u1 डैश होता है, m1 u1 डैश वेक्टर प्लस में m2 u2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू किसके होता है, m1 v1 डैश वेक्टर के और m2 v2 डैश वेक्टर के। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर ये तो अंदर वाले ब्रैकेट के साथ में v वेक्टर भी तो है ही, कि देखो इसका मतलब कहने का ये है ये दोनों चीजें बराबर है, तो मान लो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 5, क्योंकि दोनों की बराबर है। अब दोनों से सेम चीज मल्टीप्लाई कर दूं मैं,
जैसे मान लो यहाँ पर v की वैल्यू मैं 2 कर रख दूं, यहाँ पर v की वैल्यू 2 रख दूं, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से, तो रहेंगे तो बराबर ही, चाहे मल्टीप्लाई जब सेम चीज से कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर v और यहाँ पर v, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई करने पर दोनों जो साइड्स हैं वो क्या रहती हैं बच्चों, सेम रहती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने को कहता है कि m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 डैश वेक्टर टू v2 डैश वेक्टर इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है, इक्वल होने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें भी कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल होगी दोनों बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन यहाँ पर ये बन जाएगी कि इट इम्प्लाइज, यानी उसी से आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाफ m1 u1 डैश स्क्वेयर u1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा q, और अपने यहाँ पर लिखेंगे विच इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यही अपने को प्रूव करना था, तो अपने इसको क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया। अब इससे पता क्या लगता है वो देखो आप, पता क्या चीज लगती है, पता ये लगता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। मतलब एक फ्रेम में अगर एनर्जी कंजर्व दिख रही है, कंजर्व यहाँ पर वर्ड है जो संरक्षित है, उसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट होने से पहले की है उतनी ही एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद रहती है, चेंज नहीं आता उसमें। ठीक है ना। तो क्या है कि ये अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, जो कि यूनिवर्सल का सबसे यानी अपने कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ है, एक सारी यूनिवर्स पर ये क्या होता है, अप्लाई होता है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अगर एक फ्रेम में एनर्जी कंजर्व है, एक फ्रेम में ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो दूसरे में भी क्या होगी, कंजर्व या संरक्षित रहेगी। ठीक है, ये अपने प्रूव कर दिया यहाँ पर, और ये बड़े क्वेश्चन में आने के चांस होते हैं। आपको कह देंगे कि प्रूव दैट द इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, यानी कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो आपको ये सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, वही एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है, बस उसमें ये वाली 4 इक्वेशन आपको यूज करनी है। यूज करके क्या है, आगे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का जो ये नीचे लिंक दिया हुआ है इस पे मिल जाएंगे। आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे आपको नोट्स इसके मिलेंगे। ये तो चलो मैं क्लास के लिए करवाता हूँ, नोट्स आपको अलग से मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।